अस्सलामुअलैकुम। रोशन पाकिस्तान में मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ज़ुबिया शफीक। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी किसी न किसी एक स्पेशल टॉपिक, किसी न किसी एक स्पेशल पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाते हैं, किसी ऐसी पर्सनैलिटी से मुलाकात करवाते हैं जो कि पाकिस्तान की, जो कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए इनिशिएटिव स्टेप लेती हैं। आज 8 मार्च को अगर देखा जाए तो ख़वातीन का दिन के नाम से ये तारीख को मंसूब कर दिया गया, लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल से जो है इस दिन को बड़ी ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस दिन को जो है वो तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ख़वातीन के कौन से हकूक़ हैं जिनके ऊपर बात की जाती है और कौन से ऐसे हकूक़ हैं जिनको सिर्फ जो है सोशल मीडिया पे चलाया जाता है? ऐसे प्ले कार्ड्स जो सोशल मीडिया पे दिखाए जाते हैं, जो वर्डिंग उनमें लिखी होती है, क्या ख़वातीन के उस प्रोटेस्ट में वो सारे प्ले कार्ड्स उन ख़वातीन के होते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद होती हैं, जो उस ख़वातीन के हकूक़ के लिए बात कर रही होती हैं? क्या वो प्ले कार्ड्स उनके होते हैं? ये सारी चीज़ें हम उनसे जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मिस दीप। आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, इसके अलावा ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर जो है वो आपको बहुत एक्टिव नज़र आती हैं। पीस बिल्डिंग के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम जो है उनके हकूक़ के लिए आप शाना बशाना खड़ी हुई नज़र आती है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो है वो आप लेक्चर भी डिलीवर करती हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं उनसे पूछते हैं कि ये जो एक मौमा बना हुआ है ख़वातीन डे के नाम पे, ख़वातीन के हकूक़ के नाम पे, क्या ये ऐसे ही है? और अगर ऐसे नहीं है तो कौन लोग हैं जो इसको इस तरीके से आपके सामने ला रहे हैं? तो करते हैं उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैम बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केजुअल में जो है वो टाइम दिया। मैम, ख़वातीन के हकूक़, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ख़वातीन के राइट्स कहा जाता है, लिखे होते हैं, हमारी चीज़ों में नज़र आते हैं कि ख़वातीन को बहुत हकूक़ दिए जाते हैं, लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल से इनके ऊपर एक तनकीद आ गई है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगी कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर ये जो एक मसला उजागर कर दिया गया है, ये क्यों कर दिया गया? ये कौन लोग हैं जो, या फिर जो वो ख़वातीन जो वहाँ पे मौजूद होती हैं, ये सारी चीज़ें उनकी हैं जो सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं? पहली बात तो ये है कि ये 1857 में जो मज़दूर औरतें थीं जो फैक्ट्रियों में काम करती थीं, उनके लंबे 16-16 घंटे के उनके आवर्स थे। वहाँ पे उन्होंने कोई अपनी स्ट्रगल की और हड़ताल वगैरह की कि हमें हक मिले। और उसके बाद 1919 और फिर जर्मनी में, फिर अमेरिका में औरतों ने, और ये जो है सोशलिस्ट पार्टी की औरतें थीं। सोशलिस्ट एक सिस्टम है जो बराबरी समझते हैं कि सब सारे अमीर और गरीब बराबर हों, एक जैसा खाना खाएं। और 8 मार्च को 1977 में यूनाइटेड नेशन ने औरतों का दिन मुकर्रर कर दिया कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस दिन को छुट्टी भी होती है, कुछ मुल्कों में इस दिन को। इसमें औरतें आती हैं, वो कोई हॉल में इकट्ठी होती हैं, कुछ सड़क पे अपने हकूक़ के लिए बातचीत करती हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन था कि जिसमें औरतों को हकूक़ मिलते हैं, तो मैं समझती हूँ कि औरतों को दुनिया में जो बहुत ज़्यादा सिविलाइज, जिनको बहुत पढ़ा लिखा कहते हैं, वहाँ भी मुकम्मल तौर पे औरत को आज़ादी नहीं है। वो जो बड़े बड़े इदारे हैं, मल्टीनेशनल हैं, जहाँ पे औरतें और आदमी एक ही पोजीशन में काम करते हैं, उनको एक जैसी सैलरी नहीं मिलती, औरत को तालीम उसकी भी उतनी होती है। तो वहाँ उस तरह के मसले हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो औरत के हकूक़ हैं, वो मेरी नज़र में उसको बिल्कुल नहीं मिलते। पहली बात ये है कि यहाँ पे लड़की का पैदा होना जो है वो एक दुख की अलामत है। उसके ऊपर लोग अफसोस करते हैं, मोहल्ले वाले बताने आ जाते हैं कि जी अल्लाह का हुक्म, बेटी हो गई, आंधी आ गई, अब तूफ़ान भी आएगा और बारिश भी होगी, और इस तरह की जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते। फिर जिस घर में आप पैदा होते हैं और बड़े होते हैं, पर्टिकुलरली मैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जब आपके दिल में है कि एक बोझ पैदा हो गया तो उस बोझ को आपने बड़ा करना है। बड़ा करते हुए घर में हमेशा बेटा और बाप जो है, खाने की अच्छी चीज़ उसे मिलेगी। लड़की ने दूध पी के क्या करना है?
इस तरह की जो चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बज़ाहिर अगर आप इसे नोटिस करें तो फिर फील होता है। फिर बहुत सारी जो बच्चियां हैं वो चाहती हैं कि वो तालीम हासिल करें, उनको नहीं पढ़ने दिया जाता। ये बहुत खुशकिस्मत है चंद बच्चियां जो आती हैं, जो चंद यूनिवर्सिटी में आती हैं, जो मिडिल क्लास, जिनके पेरेंट्स, उनको भी इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि ये पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ी हो, उनको इसलिए पढ़ाया जाता है कि ये MA BA कर ले, इसका अच्छा रिश्ता हो जाए शादी के लिए। वो उसकी जो अपना एक सेल्फ है और उसकी अपनी एक पहचान है कि वो एक इंसान है, बराबर का इंसान है, वो पढ़ लिख के उसे आगे बढ़ने दिया जाए, उसको स्पेस दी जाए कि वो जो है वो उसे नहीं मिलती। तो जो आपका ये सवाल है कि जो 3 साल पहले, ये ज़ियाउल हक ने, बहुत साल पहले की बात है, आपकी पैदाइश से भी पहले, ज़ियाउल हक ने यहाँ पे हदूद ऑर्डिनेंस लगाया था। वो हदूद ऑर्डिनेंस ये है कि अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हो जाए तो वो उसने अदालत में जाना है कि मेरे साथ किसी आदमी ने ज्यादती किया। तो वो ऑर्डिनेंस था कि साथ आप 4 गवाह लेके आए जिन्होंने वो ज्यादती होते हुए देखी है। अच्छा। तो वो उसको, उसकी वजह से फिर यहाँ जो औरतों के ग्रुप थे, ये बहुत पुरानी बात है, वो फिर सड़कों पे आ गए कि ये प्रोटेस्ट है। जब औरत के साथ जब 4 आदमी मौजूद होंगे तो ज्यादती कैसे होगी? तो वो उसमें जब आप प्रूव नहीं कर सकते थे 4 गवाह, तो आपको अडल्ट्री में वो जेल में डाले थे। कई औरतों को उन्होंने जेलों में डाला उस ज़माने में। तो यहाँ पे एक वुमेन एक्शन फोरम, औरतों का एक इदारा बना और औरतें जो हैं वो सड़कों पे निकली। वो लॉयर भी थी, वो डॉक्टर भी थी, वो टीचर्स थी, हर फील्ड की औरतें थी। तो ये मुसलसल थ्रू आउट बहुत लंबी स्ट्रगल है औरतों की। यहाँ ये 8 मार्च को जब औरतों का दिन 1977 में हो गया, हर साल पाकिस्तान की औरतें मनाती थी। फिर दरमियान में उसका आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया गया, क्योंकि जो वो रियासत जो है उसके मुख्तलिफ जो, जैसे कभी मौलवी आ गया दरमियान में, उन्होंने रुकावट डाल दी, कभी कोई और मसला हो गया, तो इस वजह से फिर ये बंद जगहों पे होता था। जैसे हम सब लोग लॉरेंस गार्डन में 8 मार्च को इकट्ठी होती थी सारी औरतें, यहाँ लाहौर में, वहाँ पे कोई शायरी सुना रहा है, कोई आज़ादी के गीत गा रहा है, कोई थिएटर वगैरह प्ले हो रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें इस तरह की करते थे। तो ये 3-4 साल पहले जो औरत मार्च है, ये हमारी आगे जो यंगर जनरेशन है उन्होंने मिल के तो ये सोचा कि आप इतनी बड़ी एक्टिविटीज़ करती थी तो इनको दोबारा से इसकी बड़ी स्ट्रेंथ बनाई जाए। तो जब ये आप वो कह रही हैं कि उसकी कंट्रोवर्सी, जी मैं वही बात कर रही थी कि हम औरत मार्च की अगर बात करते हैं, देखिए फेमिनिज्म और बेहयाई दोनों डिफरेंट कैटेगरी में शामिल होते हैं। जब हम दोनों को एक जगह पे इकट्ठा कर देंगे तो वो कुछ और ही बन जाएगा, वो कुछ और ही देखने वालों को दिखेगा, जो कि हमें पिछले 1-2 सालों में नज़र आया। मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि कुछ प्ले कार्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम से, मैं बच्चे क्यों पैदा करूँ, इस तरह के मिले जुले हालांकि बहुत सारी ऐसी वर्डिंग देखने को मिली हमें, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो कोई मज़हब भी इजाज़त देता होगा। लड़की का लड़की के साथ रहना, लड़के का लड़के के साथ रहना, मेरे हक, मतलब अगर हम कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो वहाँ पे तो हम मेरे ख्याल से अपने वालिद को, अपने भाई को जो आपका प्रोटेक्टर है, उसको भी आप बैक एंड पे कर देते हो कि आप कहते हो कि मैं खुद जानती हूँ, मैं जो करना चाहूँगी मैं ही करूँगी। तो ऐसा नहीं क्या लगता? से थोड़ा इत्तेफाक नहीं करती कि आप फेमिनिज्म और बेहयाई कोई चीज़ नहीं होती। हया जो होता है वो इंसान की आंख में और उसके दिल में होता है, उसका कपड़ों से ताल्लुक़ नहीं है। खाली जिस्म को कवर करने से इंसान बाहया नहीं होता। हया जो है आपको पता हो कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपने वो क्रॉस नहीं करनी। तो ये जो सोसाइटी एक टैबू बनाती है कि निकाब के अंदर लड़कियां ज़्यादा शरीफ हैं और जिन्होंने टी-शर्ट और जीन पहनी है वो शरीफ नहीं है, वो मैं उससे एग्री नहीं करती, क्योंकि मेरा बहुत साल का तजर्बा है। मैं समझती हूँ कि निकाब में क्या होता है और निकाब के बगैर क्या होता है। दूसरा ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी मैं आपको 2-3 डिफरेंट मिसालें देती हूँ। मेरा एक गांव से ताल्लुक़ है। जब मैं छोटी बच्ची थी तो ये जो ज़मींदार हैं उनकी आपस में ज़मीन पे लड़ाइयाँ होती हैं। लड़ाई में एक ख़ानदान के 2 बंदे कत्ल हो गए। अब सुलह सफाई कैसे होगी? सुलह में आप बदले में अपनी एक बेटी उनको दे देते हैं जिन्होंने कत्ल किए हैं।
वो जिसुला का यही तरीका है कि आपकी, अब आप ये सोचें कि जिस बच्ची को आप उस घर में दे रहे हैं जिनके आपने बंदे कत्ल किए हैं, वो उस बच्ची के साथ सारी ज़िंदगी क्या सलूक करेंगे। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो बंदे की तरफ से प्रेशर होता है, चेक करा कुड़ी तो नहीं, कि बेटी ना पैदा हो, बेटी है तो उसको ज़ाया करवाओ, बेटा सिर्फ होना चाहिए। बेटी होने के नाते जब पैदा हो ही गई, दुनिया में आ गई है, तो एक डिस्क्रिमिनेटरी जो रवैया है कि उसको वो इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, सारा वक्त उसको ज़हन में ये सोच के उसको बड़ा करना है कि पराया धन है, इसने आ रहे, इसको खिलाने का क्या फ़ायदा, बजाय ये सोचा जाए कि इसने आगे एक नस्ल को पैदा करना है, इसको ताकत की, अच्छी खुराक की ज़्यादा ज़रूरत है। फिर ये है कि आपका मजहब ही इजाज़त नहीं देता कि आप नाबालिग बच्ची को शादी करें। हाँ। उसके बारे में कहा जाता है लड़की का कंसेंट हो, लड़की को उससे पूछा जाए कि वो वहाँ शादी करना चाहती है या नहीं। अब वो लड़कियों की 14 साल की बच्ची की 70 साल के आदमी से शादी हो रही है, वो बच्ची के खेलने की उम्र है, 14 साल की उम्र शादी की है ही नहीं। 18 साल भी हमने यहाँ कानूनी बना दिया। आप खुद ही सोचें कि आजकल के दौर में 18 साल की बच्ची जो है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रही होती, इतनी आपकी ग्रोथ नहीं होती। शादी, आगे बच्चे पैदा करना, एक नया घर चलाना, खानदान को संभालना, उसके लिए मैच्योरिटी ज़रूरी है। तो ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, फिर ये है कि मैं अगर सड़क पे जा रही हूँ, चाहे मैंने जो लिबास पहनना है, बुर्का पहनना है, जीन्स पहननी है, कोई भी आदमी जो है गुजरते हुए मुझे हाथ लगा के क्यों जाए। अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हूँ, मुझे हरास करेंगा, बस में बैठते हुए उतरते हुए मुझे क्यों हरास किया जाए। कि कहीं खड़ी हूँ तो मुझे घूरा जाए, कहीं सीटियाँ मारी जाएं, बुरे इशारे किए जाएं, आंख मारना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपका जिस्म है। आप एक इंसान हैं, आप एक लड़की हैं, आप कभी सड़क पे खड़े होकर किसी लड़के को आंख मार सकती हैं या उसे सीटी बजा के छेड़ें? तो वो अगर करेंगी आप ऐसा, तो वो लड़का क्या फील करेगा? तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके ऊपर ये है कि मेरा और बच्चों का जो आपने एक और प्ले कार्ड का जिक्र किया कि मैं बच्चे पैदा करूं या ना करूं। इस वक्त जिस टाइम में हम जिंदा हैं पाकिस्तान में, आप ये समझती हैं कि ज़िंदगी इतनी मुश्किल है। आज से 10 साल पहले कभी भी मैं अपनी फैमिली में बच्चों की बात करूं, जवान जो लड़के हैं, 10 साल पहले लड़के नहीं चाहते थे कि उनकी बीवियां जॉब करें। अब हर लड़का वो कहता है कि मेरी शादी उस जगह पे करना जहाँ लड़की काम करती हो, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर सकते। जो फाइनेंशियल जो प्रेशर है, तो वो बच्चे जो हैं, वो बच्चे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बच्चे पैदा हों, या सास या ससुर के कहने पे या माँ या बाप के कहने पे कि जी अच्छा 2 बेटियां हैं तो अब बेटे की ट्राई करें, बेटा नहीं हुआ तो बंदा और शादी कर ले कि जी इससे बेटे नहीं पैदा हो रहे। तो ये सारी वो डिस्क्रिमिनेशन है जो आपके जिस्म के साथ होती है। जिस्म का मतलब है आपकी रूह, आपका सोल, आपका सारा कुछ, आपका सेल्फ जो है। तो उसमें सारा वक्त अगर आप तकलीफ में हैं औरत होते हुए, हम इस मुल्क की आबादी का आधा हिस्सा हैं और आबादी का आधा हिस्सा जो है वो सारा वक्त जलील हो रहा हो, तो वो उसके पास ये हक है कि वो उसको मौका मिले तो वो बोले और वो अपने हक के लिए बोले। इसमें कोई गैर अखलाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अखलाकियात जो हैं। अच्छा, जैसा हमने प्ले कार्ड का जिक्र किया, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वो दिखाए गए और उनके ऊपर पूरा एक हमने फिक्रे कसे हुए पूरा एक लेक्चर देखा, वो क्या उसका पूरा डिफेंड करने का नज़रिया चेंज कर दिया गया था? आपके नज़दीक वो नज़रिया नहीं है जो हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं? जैसे जो लोग इन चीज़ों के खिलाफ होते हैं, जो औरत दुश्मन जो समाज है, जो औरत के दुश्मन लोग हैं, वो जब उन्होंने देखा कि मार्च हो रहा है, इसकी एडवर्टाइज, वो साथ अपनी तैयारी में लग जाते हैं कि इसमें से अब निकालना क्या है हमने। वो अपनी कई लोग लेके आ जाएंगे। जो सोशल मीडिया पे उन्होंने प्ले कार्ड चलाए, वो बाद में हमने देखे तो वो फोटोशॉप की हुई चीज़ें थी। जैसे जो है मेरा जिस्म मेरी मर्जी ऑलरेडी वहाँ पे था, कुछ उन्होंने बहुत ही घटिया और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खुद से फोटोशॉप करके डाली और कैंपेन चलाने के लिए फिर मुख्तलिफ मौलवी भी आ गए मैदान में, फिर कत्ल की धमकियां और ये सारा। तो ये वो लोग हैं जो जिनकी अजारादारी है औरत पे,
जिनकी दुकानदारी चल रही है कि इसको हमने नीचे अपने पाँव के नीचे रखना है, तो अब ये चीज़ें अगर बदल रही हैं, ये एजुकेट हो जाएगी तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगी। ये वही लोग हैं जब इंसान पहली बार चांद पे गया तो यहाँ पे ये फतवे लगाते थे, कहते थे इंसान वो अल्लाह, चांद अल्लाह का नूर है, वहां पे इंसान कैसे जा सकता है। तो ये सब झूठ है जो अमेरिका कर रहा है, इंसान चांद पे जा ही नहीं सकता। ये वही लोग हैं। लेकिन यहाँ तो ये एक कुछ लोग हैं, सबको नहीं हम गलत। अगर हम मर्द हजरात की भी बात करते हैं तो हमने इन रैलियों में, इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे मर्द देखे हैं जो शाना बशाना खड़े होते हैं। हम सबको नहीं, कुछ हिस्सा है। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत जगह पे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। बहुत जगह पे हम देखते हैं ख़वातीन की प्रोटेक्शन है, ख़वातीन सिक्योर खुद को फील करती हैं। लेकिन कुछ इदारे, कुछ जगह, कुछ लोगों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इसमें नहीं, वो दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी। एक वो आदमी है जो सड़क पे जाती हुई औरत को हाथ लगा के उसकी सेटिस्फेक्शन है, बुरके में औरत है, उसको छेड़ के जा रहा है टच करके। एक वो आदमी है जो उसी को पकड़ता है और उसको थप्पड़ लगाता है, तो वो भी आदमी है। तो मसला ये है कि आपकी जो तरबियत है, आप किस घर में बड़े हुए, वहाँ का माहौल कैसा था, आपको आपके वालिदैन ने क्या समझाया कि ये जो आपकी बहन है, ये वही लड़कियां जो बाहर सड़क पे हैं। एक तरफ वो सोच है, वो कहते हैं कि जो घर से बाहर निकलती हैं वो बद किरदार हैं, उनके साथ जो मर्जी करें। एक वो सोच है जो वो कहते हैं कि जैसे ही आपकी बहन है जो अभी पढ़ने के लिए जा रही या नौकरी पे जा रही, सारी लड़कियां वैसी हैं, उनके साथ इज्जत से पेश आना है। तो ये आपका ब्रॉट अप और तरबियत है जो आपको ऐसा सोचता है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन ये है कि चीजों पे आप जितना, वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है कि आइडियाज आर बुलेट प्रूफ। जो ख्यालात हैं उनको धमकाने से, डराने से वो कभी नहीं दबते, ना कभी खत्म होते हैं। औरतों के अंदर जैसे जैसे वो इल्म हासिल करेंगी, पढ़ेंगी, उनको वक्त के साथ साथ जहाँ भी सफोकेशन लगेगा, हमारा दम घुट रहा है, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, वो अपनी राय का इजहार जरूर करेंगी। तो ये सोशल मीडिया पे नेगेटिव कैंपेन चलाना, फोटोशॉप करके प्ले कार्ड लेके आना, इससे अपना नुकसान करेंगे, किसी का कोई उस तरह से नुकसान नहीं होगा। उसके लिए जी औरत को जो बराबरी है, पहली जो है, जो आज़ादी कहते हैं ना, हम क्या मांगे आज़ादी। आज़ादी का मतलब है बराबरी, कि जो रियासत है, देखिए इस मुल्क में जो पॉजिटिव अच्छी चीजें हैं कि हमारा मुल्क है जिसने पहले एक खातून प्राइम मिनिस्टर को लोगों ने वोट दे के इलेक्ट करके वो लेके आए। एक गरीब ममालिक में ये पहला वाकया था, और इस गरीब और मुस्लिम ममालिक में कि एक औरत, ये वही लोग थे जो हमारे प्ले कार्ड फोटोशॉप करते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर बनने पे लोगों से कहते थे कि अच्छा जिन्होंने ओथ लिया उनके निकाह टूट गए हैं। तो वो उस तरह की एक सोच है, वो सोच चलती रहेगी इस तरह की। उनके आहिस्ता आहिस्ता वो भी एजुकेट होंगे, ठीक हो जाएंगे वो लोग। तो इसमें मोटिव मेन यही है कि औरत को आज़ादी हो, औरत का बराबरी का हक जो है। अगर वो किसी फैक्ट्री में आदमी और औरत काम करते हैं और 8 घंटे या जितने घंटे दोनों काम करते हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, उनके बराबर की तनख्वाह मिले। औरत को जितना 20,000 बंदा ले रहा है तो 20,000 औरत को मिलने चाहिए। अगर वो प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा पैदा होना है, वो उसका जो मैटरनिटी लीव है, औरतों के फैक्ट्रियों के अंदर औरतों के अलहदा से वॉशरूम नहीं है। जो मेन जो बेसिक जो आपकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए हम सेंसिटिव नहीं। बड़े बड़े ऑफिसेज में आप देखेंगे औरतों के अलग से वॉशरूम नहीं होते। हाँ, तो जो बराबरी का एक तस्वर है कि आप जहाँ जाएं आपको लगे कि आप एक आज़ाद शहरी हैं, आपकी रिस्पेक्ट है, आपको हरास ना किया जाए। उनको जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है कि 17,500 रुपए जो है मिनिमम वेजेस हों, 17,500 से कम पे आपके घर में चाहे कोई काम करती है औरत या कोई भी, किसी को उससे कम पे आप नहीं रख सकते। वो आज तक भी नहीं मिलते लोगों को, औरतों को खास तौर पे फैक्ट्रियों में भी काम, कोई 10,000 दे रहा है, कोई 12 दे रहा है, कोई इस तरह की चीजें। तो वो जो बराबरी है ना, कि इंसाफ मिले, बराबरी मिले। औरत को अगर मेरे साथ ज्यादती हुई है तो मुझे पता हो कि मैं मेरे वालिदैन को कि हम अदालत में जाके दरवाजा खड़काएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा, चाहे वो ज्यादती करने वाला कितना भी ताकतवर हो।
तो वो बुनियादी जो है, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मुझे पढ़ने का हक हो। अगर मेरी फिजिकल कंडीशन नहीं है कि मैं 3 से ऊपर बच्चे पैदा कर सकूं, तो मुझे फोर्स ना किया जाए कि नहीं जी बेटों की अब जोड़ी बना लो। तो मेन जो है मोटिव यही है कि बराबरी का, वो जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो मेन जो स्लोगन है उस सारे के मतलब यही है कि आपके ऊपर ज्यादती ना, जबरदस्ती ना हो। अच्छा मैम, इंस्पिरेशन क्या है कि ये जो है आपने ये एक इस फील्ड में आप आए हैं? आजकल अगर हम बात करें, अपने लिए टाइम नहीं है, दूसरों के लिए तो बहुत मुश्किल होता है, तो आप जो है वो हर वक्त हमको कोशिश रहती हैं कि दूसरों के लिए, तो क्या कोई इंस्पिरेशन था, खुद से आपके माइंड में ये आइडिया आया या फैमिली में किसी, कैसे आप आए इस फील्ड में? मेरा जब मैं स्टूडेंट थी तो किताबें वगैरह पढ़ती थी तो लोगों की ज़िंदगी के बारे में, तो मैं 2 लोगों से बहुत इंस्पायर थी, मदर टेरेसा और ईदी साहब। ईदी साहब के बारे में बहुत नहीं पढ़ाया जाता था, वो हम अखबारों में से उस तरह से हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं था, ना ही मदर टेरेसा। तो मुझे ज़िंदगी में इत्तेफाक हुआ जब मैंने बीए किया, तो एक दिन मदर टेरेसा के साथ गुजारने का इत्तेफाक हुआ। उनके बारे में मैं पढ़ती थी, उससे एक जज्बा मिला कि एक खातून जो है वो अपने कहाँ की वो रहने वाली हैं, अपने अबाओ अजदाद घर बार छोड़ के, उनके मज़हब ने उन्हें, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी और वो मिशनरीज का जो है वो मज़हब है कि इंसान की खिदमत करना, तो वो खिदमत में इस तरह से लगी हुई थी कि वो जो लोग जिन कोड के जो मरीज हैं, जब मैं उनके साथ वहाँ गई, वहाँ पे हम खड़े नहीं हो सकते, इतनी स्मेल आती है, जिस्म गल जाता है लोगों का, गिर जाती हैं उंगलियां, और तो वो किस तरह से उनको, उनके अंदर वो था ही नहीं, फीलिंग नहीं थी। फिर उसके बाद मुझे इत्तेफाक हुआ 3-4 दिन ईदी साहब के साथ, मैं बाहर एक मुल्क में रहती थी, ये वहाँ पे फंड्स इकट्ठे करने गए हुए थे, तो मुझे इत्तेफाक हुआ इनके साथ सड़क पे बैठ के भीख मांगने का। तो वो चीजें हैं जो जब वो एक प्रोसेस तो था ही, लेकिन इनसे मैं साथ बातचीत भी कर रही थी, तो वो मुझे अंदाजा हुआ कि ये कितना मुश्किल काम है जो वो कर रहे थे, कि आप सेल्फलेस हो, कि आपके लिए जब आप भीख मांगते हैं, सड़क पे कपड़ा बिछा के बैठे हैं और लोग गुजरते हुए उस पर पैसे रखते हैं, तो और उसमें उनका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं। एक आदमी जो रबड़ की एक जूती पहनी है, मलेशिया के 2 सूट सलवार कमीज उनके पास थे जिंदगी भर, वो 10-15 साल जब कपड़ा फटता है तो दूसरा सूट सिलना है, तो वो जो कुछ कर रहे थे इंसानों के लिए, और हर मजहब और हर नस्ल के इंसान के लिए। उनका एक जो उनके पास वो लड़की गूंगी जो आ गई, ये पता चला कि ये शायद हिंदू है, उसके लिए उन्होंने अपने अदारे में के अंदर उसके लिए मंदिर बनवाया कि ये बच्ची जो है इबादत कर सके। तो वो उस तरह की, मैं समझती हूँ कि ये इंसान की जिंदगी पढ़ने, लोगों के बारे में पढ़ने में जो आपके हीरोज हों, और फिर उनके साथ प्रैक्टिकली अगर आपको, आप इतनी खुशकिस्मत हो कि आपको मौका मिल जाए कि आप उनके साथ बैठे हों, तो वो ये मेरे लिए मेरी जिंदगी का बिल्कुल एक समझें कि तब्दीली थी, ये एक प्रोसेस था। तो मुझे लगा कि मैं कोशिश करनी चाहिए, अगर कुछ लोग कर सकते हैं, हमें सबको करनी चाहिए कि इंसान जितनी भी हमारी हैसियत है उस हिसाब से अपनी ज़ात से थोड़ा बाहर निकल के दूसरों के लिए कुछ करें। मैम, ये सारा अरसा जो आपने गुजारा फील्ड में, कोई एक ऐसा वाक़या, कोई एक ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत खुश किया, आपको ज़िहनी सुकून, दिली सुकून उस एक वाक़या के बाद, कोई एक ऐसी चीज़? जब बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी, तो वो खुश, एक औरत होने की वजह से वो एक खुशी का मोमेंट था। एक ऐसी सोसाइटी में हम बहुत पीछे हैं सिविलाइज दुनिया से, अभी अमेरिका की भी सदर औरत नहीं बन सकी, तो वो उस वक्त उनका प्राइम मिनिस्टर बनना वो एक खुशी का बायस था। और जिंदगी का जो तकलीफ के मल्टीपल मोमेंट हैं, लेकिन जब मुख्तलिफ यहाँ पे वायलेंस के इंसिडेंट होते हैं तो बहुत दुख। ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया है, उससे पहले सलमान तासीर की असैसिनेशन, ये 2 वाकयात हैं जिन्होंने दिली तौर पे बहुत तकलीफ थी, जिससे लगा कि हमारी वो जो होता है ना कि जो एक्टिविस्ट होता है उसके अंदर एक उम्मीद है जो उसे जिंदा रखती है कि नई चीजें बदलेंगी। इर्द गिर्द में लोग आपसे इतराज भी करते हैं
कि क्या बदलेंगी, खराब होती जा रही हैं, लेकिन आप जिंदा रहते हैं नहीं थी चीजें बदलेंगी। तो जो बड़े खौफनाक जो वाकयात हैं वो फिर आपको दुखी करते हैं कि चीजें आगे बेहतरी की बजाय खराब हो रही। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है वो अपना टाइम दिया। नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थी मिस दीप। आपकी बातें सुन के, आपकी चीज़ें जानने के बाद आपको भी ये चीज़ ज़ाहरी तौर पर नुमाया हो गई होगी कि हर मज़हब, हर चीज़ से बड़ी इंसानियत होती है, और जो लोग इंसानियत की कदर करते हैं वो फिर मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों में नहीं बढ़ते। 8 मार्च के हवाले से एक मिसकंसेप्शन जो हमारे माइंड में उजागर थी, जो हमारे सामने आई हुई थी सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें 8 मार्च के हवाले से, ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से हमारे सामने देखने को मिलती थी, हमारे सामने आती थी कि ये यहाँ ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। वो बहुत सारे जो क्वेश्चन मार्क थे उनका आंसर आपको आज के प्रोग्राम में मिल गया होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे होता है ख़त्म। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए टॉपिक, एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।